हेलो एवरीवन। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आगे लेके जाने वाले हैं मल्टीप्लायर चैप्टर में, वो है लीकेजेस इन मल्टीप्लायर। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो चीज़ें हम टर्म यूज़ करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में। एक तो होता है इंजेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं भरण, और एक चीज़ होती है लीकेज, जिसे हिंदी में कहते हैं शरण। मे भी आपने ये काफ़ी बार सुना हो, भरण, शरण, इंजेक्शन और लीकेज। इंजेक्शन यानी कोई चीज़ इंटरजेक्ट करना, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी इकोनॉमी में, हमारी जो इकोनॉमी का फ़्लो है, जो सर्कुलर फ़्लो ऑफ इनकम है, उसमें इंजेक्ट हो, यानी उसे बढ़ाए इनकम के फ़्लो को, और कोई ऐसी चीज़ जो लीकेज का काम करे और उस इनकम को वापस निकाल ले। अब आप खुद थोड़ा सा सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो इंजेक्शन का काम करेगी, यानी जो सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम होता है। आपने शायद सुना भी हो या पढ़ा भी हो, पढ़ा तो होगा ही। 2 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम होता है, 2 क्षेत्रीय आर्थिक आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। अब हम अगर इधर देखें तो इंजेक्शन और लीकेज, इंजेक्शन कौन सी चीज़ हो सकती है? अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम बढ़ेगा, ठीक है। और क्या, अगर गवर्नमेंट कुछ सोशल वर्क कर रही है, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है, जैसे गवर्नमेंट सरप्लस दे रही है, गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे कंट्री के अंदर पैसा आएगा, इनकम आएगा, जिससे सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम बढ़ेगा। लेकिन वही अगर मैं उल्टा इसकी बात करूँ लीकेज की, तो ऐसी चीज़ें जैसे इंपोर्ट से हमारे कंट्री से दूसरे देशों में पैसे चले जाते हैं। दूसरी सेविंग से क्या होता है, हम पैसे का अपने पास बचा कर रख लेते हैं, जिसकी वजह से वो लीकेज का काम करता है सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम में। तीसरा क्या हो सकता है, टैक्सेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, किसी और की कंजम्पशन में या इनकम को जनरेट करने के काम नहीं आता है। तो वहीं उसी तरह की चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर का काम करती है। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो मल्टीप्लायर को क्या कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं सेविंग और मल्टीप्लायर के बीच का रिलेशनशिप। सेविंग और मल्टीप्लायर के बीच का रिलेशनशिप इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि कंजम्पशन और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हम जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर बढ़ेगा। और हम जितना ज़्यादा सेविंग करेंगे, K=1/MPS, हम जितना ज़्यादा सेविंग करना शुरू कर देंगे, हमारी मल्टीप्लायर उतनी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है परचेज ऑफ शेयर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर हम शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर खर्च करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा कंजम्पशन होता है वो हमारा घट जाएगा, और जब कंजम्पशन घटेगा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर भी घट जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ओल्ड डेब्ट्स। जो पुराने हमने उधार ले रखे, उन उधारों पर अगर हम खर्च करना शुरू कर दें, तो हमारा कंजम्पशन तो कुछ हो ही नहीं रहा, ज़ीरो कंजम्पशन होगा, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर घट जाएगा। नेक्स्ट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सबसे बड़ा लीकेज होता है हमारा इंपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट इसी का उल्टा हमारा इंजेक्शन होता है, जो कि हमारे सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम को बढ़ाता है। तो इंपोर्ट में पैसा क्या होता है, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है। जब हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में इनकम जाएगी तो जाहिर सी बात है इनकम कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, एमपीसी कम हो रहा है, तो के भी कम होगा, क्योंकि एमपीसी और के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एमपीएस और के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड। अगर कंजम्पशन गुड्स का स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो अगर लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो पुराने स्टॉक से ही लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करा जाएगा, जिसकी वजह से न्यू कंजम्पशन नहीं होगा, कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इनकम जनरेट नहीं होगी। इनकम जनरेट नहीं होगी तो मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इस वर्ड को भी आप इकोनॉमिक्स में काफ़ी बार इस टर्म को पढ़ेंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कैश को अपने पास रखना,
जब हम कैश को अपने पास यानी कि पैसों को कैश की फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारे एक्सपेंस यानी खर्चे कम हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इस टर्म का इन्फ्लेशन को भी आप समझ लीजिए अच्छे से। इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है प्राइजेस का हाई हो जाना। जब कीमतें बढ़ जाती हैं उस सिचुएशन में हमेशा हमारी परचेजिंग पावर घट जाती है। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ परचेजिंग पावर, ये टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए इफ़ यू आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेस का हाइक हो जाना, एक ऐसा टाइम पीरियड जब महंगाई बढ़ जाए। महंगाई तभी बढ़ती है जब हमारा डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई हो, ठीक है। परचेजिंग पावर, अब परचेजिंग पावर का मतलब होता है हमारी चीज़ों को ख़रीदने की क्षमता। अब अगर मेरे पास मान लीजिए कि मेरी इनकम 100 रुपीज़ है, मेरी इनकम 100 रुपीज़ है, पहले मैं 10 रुपीज़ का कोई सामान ख़रीदती थी, लेकिन अब वही सामान, और मैं 90 रुपीज़ कहीं और इन्वेस्ट कर रही थी, अब वही 10 रुपीज़ वाला सामान मुझे 30 को ख़रीदना पड़ रहा है, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। यानी यहाँ पर मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। पहले मैं 90 रुपीज़ का कुछ एक्स्ट्रा ले सकती थी, अब सिर्फ 70 रुपये का कुछ एक्स्ट्रा ले सकती हूँ, यानी मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब हमारी परचेजिंग पावर घट जाती है उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें सेम अमाउंट की चीज़ को ज़्यादा पैसों में ख़रीदना पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर 1 के बराबर होता है, यानी मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। टैक्सेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 3 चीज़ें बताई थी कि 3 हमारी चीज़ें होती हैं जो लीकेज का काम करती है, सेविंग, इम्पोर्ट, टैक्सेशन, ठीक है। इंजेक्शन का काम कौन कौन सा करती है, इसी के उल्टे जाइए। इंजेक्शन का काम क्या करेगी, सेविंग का अपोजिट इन्वेस्टमेंट, इम्पोर्ट का अपोजिट एक्सपोर्ट, टैक्सेशन का अपोजिट जब गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर का काम करे जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो। टैक्सेशन, जितना ज़्यादा हम टैक्स लगाएंगे हमारी डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम होगी। व्हाट इज़ डिस्पोजेबल इनकम, ये हमारी परियोज्य आय या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। हम अपनी इनकम को डायरेक्ट नहीं कह सकते, हमारी इनकम वो इनकम होती है जो हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से जब हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तब वो हमारे पास वो इनकम बचती है जिसे हम खुद खर्च कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टैक्स होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम होगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कंजम्पशन कम होगा, और जिसकी वजह से हमारा मल्टीप्लायर कम होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब हम फिर से एक न्यू वर्ड सीखने जा रहे हैं, व्हाट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे बताने के साथ साथ मैं 3 टर्म आपकी इकोनॉमिक्स की क्लियर करूँगी। द फर्स्ट इज़ कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स होता है जो एक कंपनी को पे करना पड़ता है, मतलब एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स जो कंपनी पे करती है उसे कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। डिविडेंड, एक कंपनी के पास जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का वो पार्ट डिविडेंड कहलाता है, जिसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उन सभी लोगों में जिसने जो पार्ट होते हैं उस कंपनी का, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया होता है, उन सभी में जो प्रॉफिट का हिस्सा वो बांटती है, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। अब हम वापस से आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, इट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो एक कंपनी अपने पास रख लेती है फ्यूचर के लिए, ताकि उसका इस्तेमाल फ्यूचर में कर सके। तो जिस टाइम पर वो उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रख रही है, तो जितना ज़्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो अपने पास रखेगी, यानी अपने पास रख रही है, यानी वो सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम में नहीं जा रहा, आय के चक्रीय प्रवाह में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम तो मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।